नमस्कार साथियों। एक बड़ी खबर के साथ में और उल्ट फेर भी, और आपको मजा आएगा इस खबर को सुनने के बाद में। बहुत सारे हो सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, उनके पैरों की नीचे से जमीन निकल जाए, पर यह ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं साथियों। जबरदस्त खबर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा का इलेक्शन खिंच चुका है, कि जो वोटर है वो साइलेंस हो चुके, मतलब चुप है, किसकी वोट देंगे किसकी नहीं। इससे पहले कभी भी ऐसा समय नहीं आया था 1 नवंबर 1966 के बाद में कि वोटर खुल के बोले, पर अब की बार बहुत अलग हो चुका है। और अलग इस तरह से हो चुका है कि जहां पर आप देखोगे कि बीजेपी की जो तानाशाही, जो अहंकारी सरकार थी, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो किसान थे, चाहे वो सरपंच थे, चाहे वो कर्मचारी वर्ग थे, चाहे आंगनवाड़ी वाली आशा वर्कर, हमारी माता बहनें थी, या हमारे जो नौजवान थे नौकरी के लिए, या जाट आंदोलन था, किसी को नहीं छोड़ा। बीजेपी की तानाशाही की लाठी हर वर्ग पे लगी। पर 10 साल में हम ये देखें कि विपक्ष कहां था, तो विपक्ष तो कोठियों के अंदर एसी रूम में सो रहा था। तो विपक्ष की जो भूमिका अदा करी वो आम नागरिकों ने करी हरियाणा के लिए, कि बीजेपी से जो लड़े वो आम नागरिक लड़े, पर विपक्ष नहीं था, कांग्रेस नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। ये वहम मत पालना कि कांग्रेस मजबूत थी 10 साल से तो कांग्रेस बीजेपी को हटा रही, नहीं। ये एंटी इनकम था कि जो सत्ता की लहर थी कि हम इनसे तंग आ चुके हैं, बीजेपी से, ये लहर इसलिए उठी थी। पर इसके अंदर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। पिछले 10 साल से कांग्रेस का कोई भी जो नेता है वो कहीं भी खड़ा नहीं मिला। हां, उनके कार्यकर्ता हर समय रही सारी चीजें। तो आज आप देखोगे जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला या बहुत सारे किसानों के खिलाफ बोले कि ऐसे तो सड़कों के ऊपर भी मर जाते हैं, ऐसे तो घर के अंदर भी मर जाते हैं, वो जितने बोलने वाले थे आज वो कांग्रेस में चले गए। और जो कांग्रेस किसानों का जो समर्थन कर रहे थे वो बीजेपी में आ गई। पर अब घटनाक्रम बहुत अलग हो चुका है पिछले दिनों से, क्योंकि एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा की जो राजनीति है वो दिल्ली तक घुमाती है, और हरियाणा की जो राजनीति है वो वंशवाद की राजनीति है। यहां पर जो ये लाल पीले परिवार है, ये किसी भी किसान, मजदूर या जो छोटे तबके के गरीब आदमी, उनको ऊपर नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। ये एक हो जाएंगे, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे फलानी दक्कड़ कोई भी है, ये एक हो जाते हैं। हां, अब की बार यह है कि भाई लोगों में गुस्सा है, किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। और सेकंड ऑप्शन क्या है? कांग्रेस। तो आज कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो अपने बच्चों को इसमें वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब उतार रहे हैं। जैसे कोई फिल्म का वो कोई फिल्मी एक्टर नहीं होता कि वो अपने बच्चों को फिल्म के अंदर उतार देता है, मतलब स्पॉन्सर कर देता है। तो ऐसे ही कांग्रेस में है कि अभी लहर है तो अपने अपने बच्चों को राजनीति में घुसा दो। किसानों के, मजदूरों के बच्चे तो मजदूरी बन के रहेंगे, ये वाक्य में। पर जब हमने देखा कि इलेक्शन जब शुरू हुआ, जब जो कांग्रेस थी वो 70+ चल रही थी, एक तरफा लहर थी, पर कांग्रेस के ऐसे ऐसे उम्मीदवार आए, प्रत्याशी आए, जिन्होंने कांग्रेस की कलियां खोल दी। कोई बोल रहा है माता बहनों के लिए कि लिपस्टिक पाउडर लगाने से टिकट नहीं मिलती,
अब कोई उससे पूछने वाला हो कि भाई किसी लिपस्टिक पाउडर लगाने वाले का तूने कन्यादान तो कराया होगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियां हैं, लिपस्टिक पाउडर तो वो भी लगाती हैं, और लिपस्टिक पाउडर बनाया भी उनके लिए है। भाई मर्द तो लगाएगा नहीं कि अपनी माता बहनों के लिए ऐसा बोलना। एक फरीदाबाद का विधायक है, उसने बोल दिया 50 वोट लेके आओ, एक नौकरी लेके जाओ। अपने गन्नौर से एक विधायक ने बोल दिया कि मैंने कुणबे देखने हैं, कुणबों के हिसाब से मैं नौकरी दूंगा, मेरे पास में 2000 का कोटा है। फिर एक असंत से है कांग्रेस का उम्मीदवार, उसने बोल दिया भ्रष्टाचार तो आम है, भ्रष्टाचार के बिना तो कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब कांग्रेस की जो थी, कांग्रेस के अंदर जो बीमारी थी, वो कांग्रेस के खुद के नेताओं ने बाहर निकाल दी। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हमारा गांव तो पूरा कांग्रेसी है, पूरा गांव कांग्रेसी, तो हम कांग्रेसी क्यों नहीं है? तो हमने भी सोच में पड़ गया कि हुआ तो हुआ, पिछले सालों में क्या हुआ कि जिन आदमियों के पास में बीड़ी पीने के पैसे नहीं थे, कांग्रेसी नेताओं के पास में, आज वो हवाई जहाजों में घूम रहे। तो आज जो क्योंकि भाई मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और घर मेरा सिलानी है, वहां भी अपने बच्चे रहते हैं, तो कल मैं गया था, तो आज मैं वहां से 9 बजे के करीब निकला, तो वहां देख लेते हैं, क्योंकि एक हॉट सीट है, कौन सी? लाडवा की। और वो लाडवा की सीट पे इधर से हमारे भाई बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो नायब सिंह सैनी हैं, और जिनको वर्तमान में भाई माननीय राज्यपाल ने जब तक अगली सरकार नहीं बने, जब तक उनको कुर्सी संभालने का लिए बोला है। तो मैं ये जो वोट सीट बनी है लाडवा की, इसको भी देख लेते हैं। मैं बहुत सारी जगह पे गया, और भाई जो लाडवा है उसी क्षेत्र में मेरी शादी हो रखी है, ब्याह हो रखा है मेरा। वैसे तो हमारे इस इलाके का 200 किलोमीटर पे तो ब्याह बहुत ही मुश्किल मिलेगा, पर मेरा हो रखा है उससे 30 किलोमीटर के दायरे में, रिश्तेदारियां सारी लाडवा क्षेत्र में। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो नायब सिंह सैनी जब बीजेपी की टिकट नहीं बटी थी और अंदर खाते सारी चीजें हो रही थी, जो ये कह रहा था कि मेरे को गोवाना से इलेक्शन लड़ना है, मेरे को करनाल से लड़ना है, और उनकी जो बीजेपी के अध्यक्ष ने फाइनल टिकट कर दी थी बनोली जी ने, उसके बाद में भी उनके स्टेटमेंट आई नहीं मेरे को करनाल से लड़ना है, मेरे को गोवाना से लड़ना है, पर लास्ट में उनको लाडवा भेजा गया नायब सिंह सैनी को। और वहीं से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मेवा सिंह है, उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। मतलब कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता इनमें से जीतेगा कौन, हारेगा कौन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र में जातिवाद नहीं है, बिल्कुल जातिवाद नहीं है। हमारे क्षेत्र में जातिवाद हो सकता है, कौन ब्राह्मण है, कौन जाट है, कौन गुज्जर है, कौन हीर है, कौन वाल्मीकि भाई है, कौन क्या है, मतलब वोटिंग का एक हिसाब होता है। पर उस क्षेत्र में इस तरह की चीजें नहीं होती। वहां उम्मीदवार को देखते हैं, मतलब खिंच गई। जहां नायब सिंह सैनी आज दूसरों के लिए वोट मांगने के लिए या बीजेपी सरकार को दोहराने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, अपनी सीट को वो कमजोर छोड़ के चल रही। तो आज मेरे हिसाब से उनके भी पैरों के नीचे से जमीन निकलती हुई जा रही है। तो अगर 1-2 दिन में उन्होंने नहीं संभाला तो फिर वो मुख्यमंत्री का सपना लेने से। अब बात आते हैं कि अगर नायब सिंह सैनी जो लाडवा की सीट को नहीं जीत सके तो बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? उससे पहले मैं एक बात और भी करना चाहता हूं कि भाई 30 से 35 सीटों पे बीजेपी भी मजबूत है और 30 से 35 सीटों पे कांग्रेस भी मजबूत है। मतलब 20 सीटों का अलग अलग है, निर्दलीय भी है, इनोलो पार्टी भी है 2 से 4 में, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है। तो इन जो बीजेपी भी जो आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में कि जब ये चुनाव शुरू हुआ कि बीजेपी बिल्कुल नीचे बैठी है, बीजेपी ने धीरे धीरे जमीन को पकड़ा और बीजेपी ऊपर आई है, आज टक्कर दे रही है हर जगह। अगर हम कहें कि पूरे 90 सीटों में कौन सी सुरक्षित सीट है, कौन सी सुरक्षित सीट है जिसके ऊपर किसी नेता को मेहनत करने की जरूरत नहीं है या वो नेता मेहनत नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही सीट है, वो है गड्डी सापला रोहतक वाली, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा वाली। वो सीट क्लियर है, पर 89 पे मुकाबला है और कांटे का मुकाबला है।
अगर नायब सिंह सैनी लाडवा की सीट हारते हैं तो बीजेपी के अंदर दूसरा चेहरा कौन है, यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो दूसरा कार्यकाल था 4.5 साल, जो बीजेपी के बड़े लीडर थे उनको निपटाने में लगा दिए। चाहे वो कैप्टन था, चाहे सुभाष बराड़ा था, चाहे भाई अपने महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी थे, चाहे धनखड़ था। धनखड़ की तो हमारे इलाके से ही, धनखड़ की तो चुपचाप बैठा था। धनखड़ तो कति ऐसे लगा लो म्याऊ बने के बैठा रहा, जबकि अध्यक्ष था ये। मतलब बीजेपी के अंदर एक अनुशासन भी है कि जो बोलेगा फालतू उसको करेगी बीजेपी बाहर। चाहे उसने बीजेपी के लिए 35 साल से मेहनत कर रखी हो, चाहे 50 साल से कर रखी। मतलब मनोहर लाल खट्टर ने कोई विकास कार्य नहीं किया पिछले 4.5 साल में, वो उसने सिर्फ बीजेपी को निपटाया। तो अब दूसरा चेहरा कौन है बीजेपी में, वो सारे निपटा दिए कि अगर नायब सिंह सैनी लाडवा की सीट नहीं निकालते हैं तो और कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी का। क्योंकि अनिल विज को भी भाई टिकट मिली हुई है, पर अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाने से पहले बीजेपी को 100 बार सोचना पड़ेगा। बहुत ही गुस्सेल आदमी है और संवैधानिक पद पे बिठाने के लिए उसमें सहनशीलता भी चाहिए कि वो सुन सके, वो लोगों का गुस्से को अपना सके। तो अनिल विज को तो मेरे को लगता नहीं कि बीजेपी इतनी बड़ी गलती करेगी कि अनिल विज को वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देगी, क्योंकि अनिल विज वास्तव में अच्छे आदमी है, ईमानदार व्यक्ति है, पर गुस्सेल है। पर गुस्सेल व्यक्ति के पास में सहन शक्ति नहीं। तो बीजेपी के पास में आज के दिन बचा ओम प्रकाश धनखड़, झज्जर की बादली विधानसभा से, कि अगर बीजेपी बहुमत में आती है और नायब सिंह सैनी सीट नहीं निकालते तो ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। ये लिख लेना, कदे किसी भाई के दिमाग में ये बात रह जाए। क्योंकि मैंने फौज की नौकरी करी है, बॉर्डरों पे करी है, मैंने जूते पालिश नहीं करे हैं, मैंने कोई कुत्ते नहीं घुमाए वहां अफसरों के। क्योंकि आधी से ज्यादा ये कुत्ते और ये जूते पॉलिश से कपड़े धुलाई करते हैं वहां, आधे से भी ज्यादा, पर मैं उनमें से नहीं हूं। क्योंकि आप गूगल पे मेरे को सर्च कर ले जितना मेरे को है, कि आज के दिन अगर बीजेपी में नायब सिंह सैनी पीछे, नायब सिंह सैनी की सीट नहीं निकलती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ओपी धनखड़, और कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पर यहां भी एक चीज और है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ज्यादा सीटें निकालने के चक्कर में नहीं है। वो सीटें निकालना चाहता है बस बहुमत आ जाओ, 45, 46, 47, 48, 49, बस 50 भी नहीं निकालना चाह रहे आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्योंकि अगर ज्यादा सीटें निकल गई 60, 70, तो भाई फिर तो मुख्यमंत्री कोई और भी बन सकता है हरियाणा का कांग्रेस में। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सोची समझी रणनीति के द्वारा चल रहे हैं। क्योंकि भाई इतने सालों की राजनीति कर रहा है, इतना उसको मालूम है राजनीति किस करवट बैठती है, कि बहुमत जब आ गया तो तोड़फोड़ की तो राजनीति रही नहीं, और बहुमत नहीं आया और बहुमत लेके आना है, और जो आदमी निर्दलीयों को खरीदेगा या दूसरी पार्टियों से तोड़ के लाएगा तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र का उदाहरण है, और बीजेपी ने तो आपने देखा ही होगा पिछले 10 सालों में किस तरह के उदाहरण दिए हैं, चाहे मणिपुर के हों, जिन स्टेट में आज तक बीजेपी थी ही नहीं, ऐसे ऐसे स्टेट हैं कि आजादी के बाद में जिनमें बीजेपी थी नहीं, वहां से भी तोड़ मरोड़ के सरकार बना। पर अब बात आते हैं ओम प्रकाश धनखड़ की बादली हलके में। बादली हलके की पोजीशन क्या है? बादली हलके की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के लीडर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है बादली हलके से, वो बहुत घमंडी और बहुत अहंकारी है। एक सेकंड में आपको चेतावनी देता है, दूसरे सेकंड में आपको पास में पुलिस का फोन करवा देता है, तीसरे सेकंड में बोलता है जेल में डलवा दूंगा, और खुद पूरे बादली विधानसभा को डर के मोल में रखता है, और फिर जाके विधानसभा के अध्यक्ष को कहता है मेरे को जान का खतरा है। देखो, ऐसा मेरे हिसाब से 90 सीटों में कभी नहीं हुआ। यहां अपनी विधानसभा में किसी को अपने खिलाफ बोलने नहीं देता, आलोचना नहीं करने देता, और दूसरे पल
विधानसभा में हंगामा करता है, मेरी जान को खतरा है, मेरे को ये है, मेरे को वो डर है, मेरे को ये डर है। आज बादली हलके में जो कांग्रेस है वो तीसरे नंबर पे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना, बहुत सारे मेरे को गाली देने वाले आएंगे। तीसरे नंबर पे है क्योंकि इशारा ऊपर से हो चुका है और अभी तो 3-4 दिन है, छठे नंबर पे आना है। अब जो बादली विधानसभा में है, टक्कर जो है वो जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था जिसको टिकट नहीं मिली, वो बादली विधानसभा से भाई पंचायती उम्मीदवार है, जीते ठेकेदार, उसको उठा दिया। अब ये कौन बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है कि राहुल गांधी की हो या भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, क्योंकि एक संगठन एक दूसरे से मिलकर ये बना हुआ। तो कैसे बताएंगे? क्योंकि जो जीते ठेकेदार है, जो निर्दलीय लड़ रहा है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो है, बीजेपी से तो आया नहीं वो। अगर उसकी कोई पहचान पूछे कि भाई पहले आपका राजनीतिक कैरियर कहां से शुरू हुआ, तो वो सिंपल सी बात कहेगा कि भाई मैंने कांग्रेस से अपना कैरियर शुरू किया, कांग्रेस का मैं कर्मठ कार्यकर्ता था। तो आज का माहौल यह है कि 2 में इलेक्शन खिंचा जा रहा है यहां पे, एक तो ओम प्रकाश धनखड़ और एक निर्दलीय जो बादली हलके से 36 बिरादरी का उम्मीदवार है, पंचायती उम्मीदवार है, जीते ठेकेदार। और चारों तरफ से मोल समझ में नहीं आ रहा किसके है किसके नहीं है, पर जहां भी नाम सुनते हैं 2 उम्मीदवारों का नाम, बिल्कुल जबरदस्त मोल चल रहा है इनका। अगर धनखड़ सीट नहीं निकाल पाया तो भाई धनखड़ तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। धनखड़ के अब की बार चांस है, करो मरो की स्थिति में धनखड़। यह बादली विधानसभा की मैं हकीकत बता रहा हूं। मैं गांव में भी जाता हूं और जितना भी हो सकता है, क्योंकि हम भी कांग्रेसी गांव से, और हम खुद वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना, क्योंकि इन्होंने भाई दीपेंद्र हुड्डा की बेइज्जती करी है। भाई दीपेंद्र हुड्डा को इसने आंख दिखाई है, ये अहंकारी है, ये घमंडी है, और इसका घमंड और इसका अहंकार तोड़ेंगे अब की बार। मैं तो खुद मांग रहा हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को किसी भी तरह से जिताना नहीं है। अगर आपको वोट नहीं देनी कांग्रेस उम्मीदवार को या दूसरी पार्टियों की, तो भाई नोटा है ना आपके पास, उस पर मोहर मार के आओ। नहीं तो 10-11 और उम्मीदवार है, किसी को वोट दो पर इसको वोट नहीं देनी। और मैं नहीं लग रहा, पूरे बादली विधानसभा के कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता लगे हुए। अरे ये जो नेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी, ये एसी रूमों में सोते हैं, ये तो एंजॉय करते हैं, ये कभी दिल्ली कोठियों से बाहर नहीं निकलती। मेहनत तो करते हैं आम कार्यकर्ता, उनको जोड़ते हैं लोगों के अंदर बीजेपी कांग्रेस का नाम पूछाते हैं। ये कहां से आती है? तो आज कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये किसी भी तरह से नहीं निकलना चाहिए बादली हलके से, और किसी को भी वोट दो। 11-12 उम्मीदवारों में से वही मैं कह रहा हूं। और भाई देखो अभी तो 2-3 दिन है, 2-3 दिन में और अपनी मेहनत करूंगा कि ये तो मैं आज लाडवा विधानसभा से लेके आया हूं खबर। और मैंने जब बीजेपी के नेताओं में नजर मारी कि अगर नायब सिंह सैनी इस सीट को नहीं निकालते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये देख लो भाग्य की बात है कि इसमें धनखड़ होगा मुख्यमंत्री। ये भी देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है पूरी बीजेपी के पास में, पूरे हरियाणा में। तुम नजर मार के देख लो, अगर तुम कहो कि कैप्टन मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं लिख के देता हूं कैप्टन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कैप्टन इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनेगा कि कैप्टन के परिवार ने सिर्फ हरियाणा के पूर्व सैनिकों को नहीं, पूरे देश के पूर्व सैनिकों का पैसा खाया है। कहां पे खाया है? कोयला खदानों में जो पूर्व सैनिकों की जो टिप्पर ट्रक चलते हैं और जिनका केस मैं खुद
दिल्ली हाई कोर्ट में लेके गया हूं, जिसपे आज के दिन स्टे लगी हुई है। अरबों खरबों रुपये इन्होंने खाया है इस परिवार ने, सिर्फ हरियाणा के पूर्व सैनिकों का नहीं, पूरे देश के पूर्व सैनिकों का। जो हमारी गाड़ी है, हमारा ट्रक है, तो ये तो बीजेपी के पास में भी ये पूरी खबर है कि अरबों खरबों रुपये खा के बैठे हैं ये, तो इसको ये तो बन ही नहीं सकता किसी भी तरह से। तो दूसरा चेहरा कौन है जिनके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है? और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना कि वो केस को ले जाने वाला मैं ही हूं। मेरा चेहरा ना जानते आप लोग, पर हरियाणा की राजनीति में थोड़ा बहुत उथल पुथल करने में कहीं ना कहीं मैं भी हूं, किसी ना किसी जगह पे मैं हूं। बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो मेरे को आराम से जानते, बड़े प्यार से जानते, पर मैं किसी के साथ में फोटो नहीं खिंचवाता, ना मैं उनकी तलवे चाटने का आदी हूं। मैं हूं यहां जो हरियाणा में वंशवाद की राजनीति चल रही है कि लाल पीले परिवार का ही बच्चा राजनेता बनेगा और हमारे बच्चे सिर्फ हल चलाएंगे, बॉर्डर पे जाके अपनी जान देंगे, या ये गटर के नाले साफ करेंगे। मैं इसके खिलाफ, मैं कोई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। तो ये जो हरियाणा की जो हिस्ट्री चल रही है ये बहुत अलग है, और अब की बात बहुत अलग माहौल है हरियाणा में। और ये माहौल भी 2014 के बाद में हुआ, नहीं तो हम मतलब एक गुलामी में जीते रहते हैं लाल पीले परिवारों की में, अगर ये जो हमारे पास में सोशल मीडिया नहीं होती। क्योंकि 2014 के बाद में तो 2G आया है, पर ये सोशल मीडिया जितनी अच्छी उतनी खतरनाक भी है। तो साथियों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, लाल पीले जितने परिवार हैं जो राजनीतिक वंशवाद के हैं, जो पूरे हरियाणा तक मेरी आवाज जाती है, इनको चेप दो अब की बार, जो वो किसी भी पार्टी के हो। और इधर से भाई बादली हलके वाले को चेपना है, क्योंकि इसने भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखाई है। ये भाई दीपेंद्र हुड्डा से बड़ा बढ़ना चाहता है, और ये ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस का प्रत्याशी है बादली विधानसभा से। ये आने वाले समय में हुड्डा परिवार के खिलाफ खड़ा होगा। जो हुड्डा परिवार को आंख दिखा सकता है तो उसका कोई भरोसा नहीं। जो हुड्डा परिवार को यह कह सकता है चुप, लाल आंख दिखा के ऐसे करके, तो उसका क्या कर लोगे? जो हुड्डा परिवार के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ सकता है, जो हुड्डा परिवार, हुड्डा, बड़े हुड्डा साहब, छोटे हुड्डा साहब के साथ में जितना जहर उगल सकता 2014 में उगल चुका है कि ईडी के छापे ये है, हमारी जमीन बेच दी, हमारा सब कुछ बेच दिया, ये बेच दिया, इसने जज्जर का हमारा नाश कर दिया, यही था। पर यह है कि मैं सच्ची बात कहूंगा कि हुड्डा, बड़े हुड्डा साहब और छोटे हुड्डा साहब वो मानते ही उस व्यक्ति को है जो उनको करड़ी करड़ी सुनाए, जो उनकी बेइज्जती करे और मुंह पे खड़ा होकर बेइज्जती करे। उनके लिए वो व्यक्ति हमेशा सौप्रिय रहेगा, और जो ईमानदारी से उनके साथ में जुड़ा हुआ है वो नीचे तड़वों में बैठेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं है दोनों के लिए। ये सच्ची बात है, मैं इस पे भी PhD कर रखी। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई देख लो बादली विधानसभा के सारे कार्यकर्ता जो भी है, क्योंकि अगर बताई दी कि धनखड़ जीतता तो मुख्यमंत्री वो बनता, पर धनखड़ का मुकाबला निर्दलीय से, निर्दलीय कमजोर नहीं है, निर्दलीय कमजोर नहीं है। कई ये आंक रहे हो कि निर्दलीय कमजोर है। निर्दलीय की 36 बिरादरी में और तीनों चारों रोडों पे फुल मोहम्मत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बागवानी।